नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए समकालीन हिंदी साहित्य की अग्रणी लेखिकाओं में शुमार वंदना वाजपेयी जी की लिखी हुई कहानी अगल बगल। हिंदी साहित्य की गौरव और गरिमा को बरकरार रखते हुए वंदना वाजपेयी जी निरंतर साहित्य को समृद्ध करने में सक्रिय हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी अगल बगल, मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। सुबह का समय था। सौम्या ने झाड़ू उठाई और बालकनी में पहुंच गई। वो उचक उचक कर एसी की आउटडोर यूनिट को साफ करने लगी। यार, तुम झाड़ू लगा रही हो? क्या आज कविता आई नहीं? सौम्या अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी बाईं तरफ वाले पड़ोस की वैशाली ने टोका। सौम्या ने किसी ऐसे चोर की तरह जिसकी चोरी पकड़ ली गई हो, झाड़ू नीचे करते हुए कहा, हाँ, देवर की शादी में गांव गई है, 5 दिन की छुट्टी ली है। 5 दिन? बाप रे, तुम कैसे करोगी? इनका तो बहाना होता है, जब देखो तब कुछ ना कुछ कहकर बैठ जाती हैं। तुम चाहो तो अपनी पिंकी को भेज दूँ, कम से कम बर्तन तो निकाल ही देगी। बाकी तुम उसको उतने दिन के पैसे दे देना। प्रोफेशनल है ना सब, मुफ्त में नहीं करेंगी। वैशाली ने आंखें गोल गोल करते हुए कहा। सौम्या ने हाँ में सिर हिला दिया। यूँ तो कविता को छुट्टी देकर कभी कभी अपने घर का काम करना उसे खलता नहीं है, बल्कि घर आज कुछ ज़्यादा साफ लग रहा है कि भाव की चमक उसके चेहरे पर उतर आती है। पर बढ़ते स्टेटस के नकली पर्दे ओढ़े रखने की मानसिकता के हाथ उसकी गर्दन तक भी पहुंच गए थे। जमाने के साथ चलने की कश्मकश भी कैक्टस की तरह सिर उठाए रहती। ज़रूरत पर छुट्टी देना उसे ठीक लगता तो रोज़ मलाईदार चाय देना भी, और वक्त ज़रूरत कुछ मदद करना भी। दुनिया की कश्मकश की वजह से मन में जुगाली चालू थी। बालकनी अपनी, झाड़ू अपनी, मेहनत भी अपनी। लेकिन काम वाली के ना आने पर झाड़ू लगाते दिख जाओ तो वैशाली की नज़र में इज्जत पर बट्टा लग जाता है। इस पड़ोस से ये भी बड़ी दिक्कत है। जिम में मोटी रकम देकर चाहे जितना पसीना बहा लो, लेकिन घर में काम करते दिख जाओ तो वैशाली, उफ, कैसे कर लेती हो? से ऐसे नवाजेगी जैसे उनके बाप दादे ने तो महारानी क्लियोपेट्रा की तरह पाला हो। भले मिलने पर पहला प्रश्न हो कि टमी कैसे कम करें। खैर, उसके सामने तो सौम्या ने झाड़ू ऐसे पटकी जैसे गलती से सांप छू लिया हो, पर अंदर आते ही दुनियादारी का स्वांग टूट गया। डस्टिंग का कपड़ा उठाकर जोर जोर से धूल झाड़ते हुए मन की बड़बड़ाहट ने स्वर पाए। अब मेरी काम वाली है, मुझे पता है कि उसने बहाना नहीं बनाया है। कितने दिन से देवर की शादी के बारे में बता रही थी, कितने मन से लाल फूलों वाली जरी बॉर्डर की साड़ी खरीदी थी, और वो बड़े बड़े झुमके जिन्हें लेने चांदनी चौक गई थी, पूरे 250 रुपये के आए थे। उस दिन शाम को काम पर भी नहीं आई थी, मैंने ही छुट्टी दी थी। अब एक शाम बर्तन धोकर हाथ थोड़ी न घिस जाएंगे, पर ऐसे बात करती है जैसे उसने कभी घर का काम ही न किया हो। वो अभी और भी बड़बड़ाती अगर अखबार पढ़ते अतुल ने उसे टोक न दिया होता। सौम्या, आप बस करो, खाम खाम में तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। फिर तुम दूसरों की बातों में इतना आ ही क्यों जाती हो? लो जी, अब आप भी मुझी से कहेंगे? आप ही की इज्जत के कारण पिंकी को बुलाना पड़ रहा है, वरना हम औरतों की क्या इज्जत। बातचीत का रुख अपनी ओर पलटते देख अतुल ने तुरंत तौलिया उठाकर नहाने जाने में भलाई समझी, और सौम्या नाश्ता बनाते हुए अपने विचारों में लीन हो गई। घरेलू सहायिकाओं या कामगारों से उसका रिश्ता संवेदनाओं के तंतुओं से गुथा होता था, पर पिंकी से काम कराना उसे ज़्यादा पसंद नहीं था। शायद इसकी वजह उसका वैशाली के घर में काम करना था। सारी बात इधर की उधर करती थी। खाने में क्या बन रहा है से लेकर उसके सामने आए फ़ोन पर उससे किसने क्या क्या बात की, सब दीवार की उस तरफ पहुंच जाता, जैसे वैशाली उसे इस बात के भी पैसे देती हो। ऊपर से परमानेंट काम ना होने की वजह से समय असमय आती, दिन भर जूठे बर्तनों और गंदे घर को देखकर मन में कुड़कुड़ मची रहती। उस पर भी समय की बेहद कमी में उस पर तरस खाकर आ गई है का एहसान जताती सो अलग। यूँ वैशाली के घर कोई काम वाली 1-2 साल से ज़्यादा न टिकती। ये पिंकी ही थी जो 4 साल से टिकी हुई थी। और फिर वैशाली के यहाँ भी तो कितने काम करती है, पंखे भी साफ़ कर देती है, गमलों में पानी भी। कितनी बार उसने उधर आई आवाज़ें सुनी हैं, पिंकी बेटा यहाँ ज़रा ज़्यादा रगड़ दो, थोड़ा और, देखो काला दिख रहा है। और पिंकी हंसते हंसते झामा साबुन लेकर झुक जाती। उसके यहाँ तो मजाल है, एक काम एक्स्ट्रा कर दे।
वो सोचती उसकी मृदुभाषी कविता भी पिंकी की छुट्टी के समय उधर टेम्परेरी काम पर जाते हुए क्या वैशाली को पटाखा सा जवाब देकर चुप करा देती होगी। मन के दो पलड़ों पर पिंकी और कविता बैठ जाती हैं। उसे लगता कविता ऐसा कभी नहीं करती होगी। उसके अगले ही पल ये भी लगता कि आखिर वैशाली को ही हमेशा स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिलता है। ईर्ष्या फिर फन उठाने लगती। रात में अतुल की दुनिया भर की बातों के बीच उसका काम वाली पुराण चलता। दिन भर घर के कामों से सिमटी उसकी ज़िंदगी में घर, बच्चे, वैशाली और काम वाली अहम हिस्सा थे। साथ साथ वो ये भी कहती कि मुझसे ऐसा नहीं हो पाता। तो कभी यही बात मुझसे ऐसा क्यों नहीं हो पाता के साथ प्रश्न बनकर खड़ी होती। कभी कभी अतुल चिढ़कर कहते भी थे, दुनिया को खूबसूरत बनाने का काम सिर उठाकर किया जाता है, ना कि अपने को छोटा समझकर। अपने हिस्से के कदम दो कदम चलने पर ही जिन लोगों के भी मन में ऐसे प्रश्न उठने लगते हैं वो बाद में वैसे ही हो जाते हैं जिनसे तुलना कर रहे हैं। या तो तुम वैशाली की तरह बन जाओ या अपनी तरह रहो। ये रोज़ रोज़ की चिड़चिड़ ठीक नहीं है। आपसे तो बात ही करना बेकार है। अपनी तो ईरान से तुरान तक की बातें सुना देंगे और मेरी बातों पर बड़े दार्शनिक बाबा बन जाते हैं। कहकर वो तकिया सिर पर रख कर करवट बदल लेती। यूँ कभी कभी तो उसे भी महसूस होता कि कुछ टकरा रहा है उसके अंदर। कुछ है जो वो बदलना चाहती है, कुछ है जो मजबूती से बैठा है। ये सारी बकबक उसी के घर्षण का नतीजा है। लेकिन क्या और क्यों उसे वो ठीक ठीक नाम ना दे पाती। तभी तो मन में इतनी चित्त और पट के बाद भी पिंकी को भी जब वो 10 घर का काम समेट कर हांफते दाफते उसके घर आता हुआ देखती तो मन पसीज जाता। वो बताती कि देर हो जाती है तो उसका निठल्ला पति उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाता है। तो कविता की ही तरह खालिस दूध की चाय और जो भी घर में नाश्ता हो उसकी थाली में भी परोस देती। और तो और 2-4 दिन के काम के तय पैसे से कुछ ज़्यादा ही उसकी हथेली पर रख देती। अरे जितने तय हैं उतने ही पैसे दिया करना। वैशाली कितनी बार उसे प्रैक्टिकल थिंकिंग की बातें समझाती रहती। तेरी एक ही कमी है, बहुत इमोशनल है, बातों में आ जाती है। अरे दया भी कैश करते हैं ये लोग। बंदा दयालु है तो लगा दो चूना, 2 आंसू टपकाओ और पैसे बनाओ। वैसे तो ये सब लोग प्रोफेशनल हो गई हैं, जितना पैसा उतना काम। ऑफिस में काम करने वाले हमारे पतियों से कम नहीं समझती हैं खुद को। तोल मोल के देखो तो ऑफिस में इन लोगों पर कौन सी नरमी होती है जो हम घर में करें। एक हाथ दे एक हाथ ले वाला व्यवहार ही ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा देते हो तभी एक्स्ट्रा काम भी ले लो, वरना फिर सुनो बहाने। वो उस ज्ञान को पीने की असफल कोशिश करती। पर बात सिर्फ घरेलू सहायिकाओं तक ही सीमित नहीं थी। उसका प्रैक्टिकल ज्ञान हर चीज़ में चलता था। अक्सर वैशाली उसके साथ शॉपिंग करने जाने पर दुकानदारों से घंटों मोल भाव करती तो सब उसके भैया और चाचा और तो और बाबा होते। अरे भाई साहब, बहन के लिए इतना भी कम नहीं करेंगे? अभी तो राखी भी पास ही है, या अभी ही राखी निकली है। हमारे दादाजी भी बिल्कुल आपकी ही तरह थे, जुबान पर कड़की और दिल में नरमी। बस उन्हीं का स्नेह खींच लाता है आपकी दुकान पर, वरना दुकानें तो मार्केट में बहुत तेरी हैं। अब पोती के लिए कुछ तो रियायत दीजिए ना। रुपए कम कराकर जब दुकान से निकलती तो मुँह बिचकाती। लूट लिया साले ने। अगर तुम साथ ना होती तो मैं अभी 100 रुपये और कम कराती। पर तुम्हारा चेहरा इतना बन जाता है कि। वो तो इसलिए क्योंकि मुझे पता होता है कि अभी जिन्हें चाचा मामा ताऊ बनाए दे रही हो उन्हें ही दुकान से बाहर निकलते समय साला कुत्ता से नवाजोगी। सौम्या स्पष्ट कर दी। जाने मन, कौन से युग में जी रही हो? कलयुग है मैडम, घोर कलयुग। ये तो मालदार हैं, लूटने ही बैठे हैं। इनकी जेबें भरोगी तो अपनी खाली हो जाएंगी। कभी कभी सौम्या को वैशाली की बात सही भी लगती। मालदार तो हैं, तभी तो इतना बड़ा शोरूम है, इनकम टैक्स की चोरी भी करते ही होंगे। फिर भी थोड़े पैसे बचाने के लिए भैया चाचा ताऊ बनाना उसे अच्छा नहीं लगता। यूँ तो मोल भाव वो भी करती है। उस दिन सब्जी वाले से 20 के पाव की भिंडी 18 में करवाई, पर उसी के सामने सब्जी वाले से वैशाली 15 की पाव लेकर गई। क्या भैया जी, रोज़ वालों को इतनी की ही देंगे क्या? वो कहती रह गई कि हमें क्यों 18 की दी। मुश्किल से सब्जी वाले ने जवाब दिया, अरे दीदी, अब इतनी दूर ठेली खींच खींच के ले जाते हैं, रुपया 2 रुपया भी नहीं कमाएंगे क्या? आप तो समझती हैं, कभी कभी ऐसे जिद्दी ग्राहक आ जाते हैं तो देना पड़ता है। पेट तो पालना है ना, अपना ही नहीं बिहार में पड़े अपने परिवार का भी।
इस बात पर उसकी बोलती बंद हो जाती। इन गरीबों से 2-3 रुपया बचा भी लेगी तो उसका क्या ही भला हो जाएगा। वैशाली समझाती, 3 रुपये कम कराकर भी उस पर एहसान ही करती हूँ मैं। कितनी ठेलियाँ हैं, कितना चलेगा, तब एक और दरवाज़ा और खुलेगा सब्जी लेने को, और शाम तक तो औने पौने में बेचेगा, सुखा कर घर में अचार थोड़े ही डालना है। फिर यही वैशाली को कई टोटके भी पता हैं। किसी को गिफ्ट देना हो तो सुंदर से रैपर में पैक करके बड़े से डिब्बे में मामूली चीज़ दे दो। मेहमानों पर तगड़ा वाला इम्प्रेशन पड़ता है, और मेज़बान बाद में सबको बताता थोड़े ही फिरता है। या फिर किलो भर मिठाई से पाव भर घर के लिए निकाल लो, अब कोई तौलेगा थोड़े ही। कुल मिला के लब्बो लुभाव ये है कि वैशाली को सब पता होता है कि किससे काम कैसे निकलवाया जाए, किसे फटकार दिया जाए, किसे भैया चाचा बोला जाए, और किसे कम दिया जाए, और किसे ज़्यादा देकर काम बनवा लिया जाए। यूँ तो वैशाली और सौम्या कहने को सहेलियाँ भी हैं, पर उनके बीच कोल्ड वॉर वैशाली की प्रैक्टिकल थिंकिंग और सौम्या की इमोशनल थिंकिंग की है। कहीं ना कहीं वैशाली सौम्या को बुद्धू समझती है और सौम्या वैशाली को चतुर चालाक। लेकिन इस नोक झोंक में जब तब घायल सौम्या ही होती रहती है। ये अलग बात है कि वैशाली भी कभी उसे संतुष्ट नहीं दिखी। अक्सर उसका मूड ऑफ देखकर अतुल छेड़ते, आज नाक क्यों चढ़ी हुई है, वैशाली मैडम ने कुछ कह दिया क्या? सुनते ही वो और चिढ़ जाती, आपकी बॉस है क्या जो आप मैडम मैडम कहकर उसकी जी हुजूरी कर रहे हैं? अच्छा सौम्या मैडम जी, बॉस तो आप हैं, कहकर उसको बड़बड़ाता हुआ छोड़कर अतुल खबरों की दुनिया में धंस जाते। आज भी सौम्या को ही लग रहा है कि वो तो खुद ही 4 दिन निकाल लेती, पर वैशाली के कारण पिंकी को भुगतना ही पड़ेगा। उसने मन ही मन तय कर लिया कि इस बार 4-5 दिन पिंकी के साथ पूरी सावधानी के साथ रहेगी। घर वालों को उस समय फ़ोन नहीं करेगी, किसी का आ गया तो जल्दी बात करके चलता कर देगी, और अतुल से झगड़ा वो तो बिल्कुल भी नहीं। बस पिंकी को इधर की बात उधर करने का कोई मौका ना मिले। मगर इस बार आशा के विपरीत पिंकी बोल पड़ी। आज वैशाली मैडम फ़ोन पर बहुत रो रही थी। क्यों? सौम्या के हाथ रुक गए और कान उसकी ओर लग गए। उधर की बात इधर आने का मौका जो था। अपने भाई से बात कर रही थी, उधर से इतनी तेज़ आवाज़ें आ रही थीं कि लग रहा था फ़ोन तोड़कर निकल जाएंगी। पर उनका भाई तो उन्हें बहुत प्यार करता है, अक्सर बताती हैं। सौम्या ने आगे जानने की उत्सुकता से पूछा। करता होगा, पर अब हर घर में मिट्टी के चूल्हे हैं, सबकी एक कहानी, कहकर वो ऐसे चुप हो गई जैसे दाना डालकर प्लेट खींच लेने के भी उसे पैसे मिले हों। हाँ वो तो है। सौम्या के उत्साह पर पानी फिर गया, रहस्य हाथ आते आते रह गया। फिर दिमाग ने दस्तक दी, उसका भाई तो महीनों फ़ोन नहीं करता है, झगड़ा हो रहा है यानी रिश्ता बचा हुआ तो है। अक्सर जिस रिश्ते में झगड़े बंद हो जाते हैं वो रिश्ता भी नहीं बचता। अपनी निराशा को परे रख उसने आगे कहा, आज मैं देख रही थी तुम बालकनी के ग्रिल की एक एक फूल पत्ती बहुत कायदे से पोंछ रही थी, बहुत मन से काम करती हो तुम उनके यहाँ। अब क्या करें भाभी, करना पड़ता है, वक्त ज़रूरत पर एडवांस दे देती हैं, वही कटता रहता है। 4 साल से तनख्वाह नहीं बढ़ाई, पर कहते नहीं हम, क्योंकि अपने डॉक्टर देवर से हारी बीमारी में दवा दिलवा देती हैं, वही बच जाता है। अब हम लोग तो गरीब आदमी 2 पैसे के लिए ही तो सबकी जूठन रगड़ रहे हैं। पर कोई एहसान नहीं करता है, जितना वो पैसे देती हैं उतना हम काम करके पटा देते हैं। हम भी मेहनत की खाते हैं भाभी, हराम की नहीं। पर कविता तो ऐसा नहीं करती, वैसे मैं कहती भी नहीं हूँ। सौम्या की नज़रों में आज पिंकी चढ़ गई थी। उसे लगा कि इतना लेने देने के बाद भी कविता कभी फालतू काम नहीं करती। दिमाग से उतर गया कि वो कहती भी नहीं। अब आपकी तरह सब थोड़े ही होते हैं, इंसानियत बची ही कितने लोगों में है, पिंकी ने मुस्कुराकर कहा। सौम्या शाम को जिम से लौटते हुए वैशाली से टकरा गई। काम वाली पुराण चालू हो गया। पिंकी कैसा काम कर रही है तुम्हारे यहाँ? हमारे यहाँ तो गंध मचा रखी है, वैशाली ने आंखें मटकाते हुए कहा। ठीक ही कर रही है, जैसा हमेशा करती थी, सौम्या ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। माफ़ करना, तुम सिर पर चढ़ाए रखती हो इन लोगों को, रगड़ कर काम लो, पैसा लेते हैं, कोई फ्री में थोड़े ही कर देते हैं, उस पर जब देखो तब बहाने बनाते हैं। अब जब आते हैं तो ठीक से काम तो करना पड़ेगा, वैशाली ने तर्क प्रस्तुत किया। भाई मुझसे नहीं हो पाता इतना हिसाब तौल, कभी ज़्यादा कर देती है तो कभी कम भी सहन कर लेती हूँ। है तो इंसान ही, इतने घर दौड़ दौड़ कर काम करती हैं, ज़्यादातर के पति दारूबाज, दिन भर टुन्न पड़े रहना और रात को पीटना। या अब इंसानियत भी कोई चीज़ होती है?
आज सौम्या पहली बार आडंबर से निकलकर अपने दिल की बात बोल गई। ठीक है, मनाओ त्योहार है इंसानियत, देखना एक दिन गच्चा दे देगी, कहते हुए वैशाली चली गई। कुछ दिनों बाद कविता लौट आई। वहाँ से जाने कौन सा इन्फेक्शन लेकर आई थी, बार बार बीमार पड़ने लगी। कभी बुखार तो कभी सिर दर्द, कभी कमज़ोरी की शिकायत करती। काम भी आधा पर्दा करके लौटने लगी। सौम्या को वैशाली की बातें याद आने लगीं। मन के साफ निर्मल जल में डाली गई स्याही असर दिखाने लगी। सही कहती है वैशाली, ये जरूर गच्चा दे रही है, उसी ने तो सिर पर चढ़ा रखा है। जब देखो तब चाय नाश्ता भी ट्रे में सजा कर दे देती है, ज़्यादा ही नज़ाकत दिखाने लगी है। आज उसने चाय नहीं दी थी, पर झाड़ू लगाकर कविता ने ही कुर्ते में हाथ पोंछते हुए मांग ली। भाभी एक कप चाय बना दो, सिर दर्द से फटा जा रहा है, पोछा नहीं लगा पाऊंगी आज। तो ये महारानी अब हम पर हुक्म चलाएंगी। मन की बड़बड़ाहट में गुस्से से उसने पतीला तो चढ़ा दिया, पर आज दूध पत्ती शक्कर सबका अनुपात कम कर दिया, और साथ में महंगे बिस्कुट तो क्या 2 नमक पारे भी नहीं पकड़ाए। मन ही मन बड़बड़ाहट जारी थी। सही कह रही थी वैशाली, इनके लिए इतना ही ठीक है। ये रेगिस्तान के पौधे हैं, हवा की नमी भी सोख लेते हैं। कविता उसकी नाराज़गी समझ गई। चुपचाप चाय के नाम पर वो जो कुछ भी बना था उसे गटक कर चली गई। अगले दिन कविता बहुत देर से आई, वो भी झूमते जामते। उसी ने बताया कि कल चक्कर बहुत आ रहे थे तो डॉक्टर को दिखाया था, खून की जांच की है, कह रहा है लीवर में समस्या है, पीलिया बन सकता है, अभी से ध्यान रखो, ताकत का इंजेक्शन भी लगाया। सौम्या के ऊपर से उसकी बात चिकने घड़े पर पानी सी फिसल गई। मन चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, पक्का कहीं और का काम पकड़ लिया है। उसके काम का क्या है, आधा पर्दा भी निपटा दे तो भी वो पूरे पैसे देगी, मलाई मारकर चाय अलग से। लेकिन उसने बड़े ही प्यार से कविता से कहा, तुम कल अपनी रिपोर्ट लाना, मैं देखूंगी क्या क्या गड़बड़ है, फिर तुम्हें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दूंगी। उसे पूरा विश्वास था कि इस तरह से वो कविता का झूठ पकड़ लेगी, और फिर उसने तय कर लिया था कि कल वो कविता को ऐसे झाड़ लगाएगी कि याद रखेगी। अब वो भी एक्स्ट्रा काम लेगी उससे। यही नहीं, दुकान वालों को भैया चाचा और मिठाई के डिब्बे से मिठाई भी निकाला करेगी। सब्जी वाले पर कल से 3 रुपये कम करने का दबाव बनाएगी। बिहार में अपने बच्चों को उसके 3 रुपये के भरोसे तो नहीं छोड़कर आया है, तो वही क्यों ये नुकसान सहे। मन ही मन उसने संकल्प ले लिया था कि अब वो भी इमोशनल थिंकिंग छोड़कर प्रैक्टिकल थिंकिंग का दामन थाम लेगी। सारी दुनिया की भलाई करने का ठीकरा भी उसी के सिर पर क्यों चढ़े। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलने लगा। पृथ्वी आज भी उतनी ही अक्षांश पर झुकी थी, सूरज भी वैसे ही तपा था और चांदनी भी वैसे ही शीतल थी, पर उसकी दुनिया थोड़ी बदल गई थी। शाम को जिम में वैशाली ने भी कहा, अरे कुछ नहीं हुआ होगा, पक्का बता रही हूँ, घूम फिर के आई है तो कुछ दिन इनका भी हाथ ढीला चलता है, आराम जो मिल जाता है ना, 2-4 दिन में लाइन पर आ जाएगी। बड़ी चंट होती हैं ये लोग, तेज़ बुखार है कहकर छुट्टी लेती हैं और अगले दिन हाजिर। अब भला बताओ, ऐसा कौन सा बुखार है जो एक ही दिन में ठीक हो जाएगा। कहीं टेम्परेरी काम मिल जाता होगा, वही करने चली जाती होंगी। मैं तो छुट्टी के पैसे काटती हूँ, और जब इन्हें छुट्टी चाहिए होती है तो उस दिन उन्हीं के पैसे को खर्च करके अपने घर पर काम पर बुला लेती हूँ। इसे कहते हैं हींग लगे न फिटकरी रंग चोखा, या फिर तू डाल डाल मैं पात पात। सौम्या ने जवाबी तान मिलाई। घर आकर उसने तय कर लिया था कि अब किसी पर खाली पीली अपनी दया नहीं लुटाएगी। वैशाली की राह पर चलकर कड़की से काम लेगी और कड़की से छुट्टी के पैसे काटेगी। चाय भी क्यों पिलाए, चाय भी तो पैसे से आती है। अगले दिन का मसौदा तैयार हो चुका था, पर 12 बजे तक कविता नहीं आई। इतनी देर तो नहीं करती है, फ़ोन भी नहीं उठाया, लगता है आएगी नहीं। छुट्टी मार कर बैठ गई। गुस्से की चिंगारी कविता की देरी से भड़क उठी। मैं आज ही निकाल बाहर करती हूँ इसे, दूसरी लगाऊंगी। मेरे यहाँ तो इसे महारानी बनने की आदत पड़ गई है। वो किचन में बर्तन धोने जा ही रही थी कि बेल बजी। कविता थी, वो रिपोर्ट लेकर आई थी। सौम्या की मंशा के विपरीत उसे आशा थी कि वो रिपोर्ट अच्छे से समझ सही डॉक्टर की राय देगी। कविता ने रिपोर्ट स्लैब पर रख दी और बर्तन का जूना उठा लिया। सौम्या ने कविता की रिपोर्ट उठाई। उसके आग्नेय नेत्रों में सभ्यता के कई युग पार कर आदिम जीव बाहर आने की कोशिश करने लगा। एक ज्वालामुखी फूटने ही वाला था कि शेषनाग ने करवट बदली। रिपोर्ट देखते वो सन्न रह गई। रिपोर्ट वाकई में बहुत ख़राब थी। SGOT बहुत बढ़ा हुआ था, लिवर के और पैरामीटर्स सही नहीं थे, और हीमोग्लोबिन वो तो 6 पर झूल रहा था।
कुछ खतरनाक बीमारियों की जांच के लिए लिखे गए टेस्ट जीवन को ना जाने किस दिशा में घुमा सकती थी। एक पल को धरती थम गई। इतनी बीमार होकर ये तो इतने घरों का काम कर रही है। आगे की जांच का कुछ पता नहीं, पर ऐसी रिपोर्ट पर उस जैसे लोग महीनों आराम करते, और वो एक दिन दवाई खाकर खुद को ठीक सिद्ध करने पर तुली है। पेट को रोटी, सिर को छत और शरीर को कपड़े दिलाने की भट्टी में झोंक जीवन पूर्ण विराम पर ही ठहरता है, किसी अर्ध विराम पर नहीं। इनकी छोटी चालाकियां भी जीवन जीने की इनकी चुटकी भर कोशिश हैं, और इनसे की गई बचत हमारा किसी बड़े होटल में एक बार का डिनर। मन तो वही था, पर चाल उल्टी थी। उसे अपनी पहले सोची बातों पर घृणा होने लगी। बहुत छोटा महसूस करने लगी अपने आप को। मन खुद को धिक्कारने लगा। बड़ी गलती हो गई। बहुत व्यवहारिक है वैशाली, ना जाने वो उसकी बातों में कैसे आ गई। भगवान ना करे कहीं कुछ। तेज उबकाई आई और लगा कि बहुत दिन से कुछ फंसा था गले में, सो निकल गया। तुम्हारी रिपोर्ट में बाकी की कुछ जांचें लिखी हैं, वो कब करवा रही हो? उसने कविता से पूछा। अरे हमें तो अब आराम है भाभी, डॉक्टर तो ऐसे ही जांच लिख देते हैं, फालतू पैसा कहाँ से लाएं। फिर इस साल ननद की शादी भी है, बिट्टू का दाखिला, गांव के घर में छत, वो ना पूरी हो सकने वाली लिस्ट सुनाने लगी। अरे फिर जैसे कुछ याद आया और जूना उठा लिया। चिंता ना करो, तारापुर अस्पताल में सुबह जल्दी चली जाना, वहाँ गरीबों की बहुत कम पैसे में जांच हो जाती है। बस 7 से 8 बजे के अंदर नंबर आना चाहिए। कहते हुए उसने चाय का भगोना चढ़ा दिया। ये जानते हुए भी कि अतुल सबसे उम्दा वैरायटी के फल बच्चों के लिए लाए हैं, उसने फ्रिज से अनार और सेब निकालकर एक बैग में रखते हुए कहा, लो ये ले जाना, खून बढ़ेगा, कम निकला है तुम्हारा। और हाँ, कल से हफ्ते भर की छुट्टी दे रही हूँ, काम पर मत आना, आराम करना। लीवर की बीमारी में आराम ज़रूरी है। मैं चला लूँगी अपना काम कैसे भी, और एडवांस लेती जाना। मन पर गलत करने का बोझ इतना ज़्यादा था कि पश्चाताप करना ही उसे उचित लगा। कविता का चेहरा खिल गया और वो सामान लेकर चली गई। सौम्या को अपने अच्छे काम की तसल्ली थी। शाम को उसने अतुल को भी सारी बात बताई। अतुल ने भी उसके फैसले पर सहमति जताई। दूसरे दिन जब वो बालकनी में झाड़ू लगाने के लिए जाने लगी तो अतुल ने टोका, बालकनी रहने दो, फिर वैशाली जी कुछ कह देंगी और तुम्हारा मूड खराब हो जाएगा। मूड क्यों खराब हो जाएगा? मूड तो वैशाली का खराब होना चाहिए। गलत तो वो है, मैंने तो सही किया है। उसी ने मुझे शक करना सिखाया। अब मैं वापस अपने मूल स्वभाव पर आ गई हूँ। कहते हुए सौम्या बालकनी में पहुँच गई। आज वो पूरे इत्मीनान से झाड़ू लगा रही थी। आज उसे चोर की तरह पकड़े जाने का डर नहीं था। तभी बगल की बालकनी से कुछ खटपट की आवाज़ आई। उसने मुंह उधर करके देखा तो सहसा उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वैशाली की बालकनी को कविता साफ कर रही थी। उसे देखकर दोनों बालकनी के मिलने वाले स्थान पर आकर बोली, भाभी, पिंकी के ससुराल में गमी हो गई, रात ही रात गांव चली गई। वैशाली मैडम का बार बार फ़ोन आ रहा था, 8-10 दिन का काम तुम निकाल दो। पैसा भी ज़्यादा दे रही थी। बाकी घरों में काम करने तो आना ही था, तो सोचा निकाल ही देती हूँ। आखिरकार इलाज का खर्चा तो बढ़ ही गया था। कविता एक लय में बोलती चली गई। उसने धीरे से कहा, अब हम गरीबों को तो काम करना ही है। आप जैसी इंसानियत सब में कहाँ होती है। भगवान ऐसे भले दिल वाले सबको थोड़े ना बनाते हैं। अब आ ही गई हूँ तो आती हूँ, यहाँ का काम करके आपका भी निपटा ही दूँगी। सौम्या किंकरते विमूढ़ सी हो गई। नहीं, रहने दो, मैं कर लूँगी, कहते हुए वो अंदर चली आई। उसकी इंसानियत ऐसी हालत में कविता से काम कराने की गवाही नहीं दे रही थी। अंदर आकर धम्म से सोफे पर बैठ गई। विचार अपना काम करने लगे। कविता की रिपोर्ट सही थी, उसे छुट्टी देकर वो भी सही थी, फिर गलत क्या हो गया? एक बार फिर उसकी इंसानियत वैशाली के व्यवहारिक ज्ञान के आगे हारा हुआ महसूस कर रही थी। क्यों ना हारे? सारा व्यवहारिक ज्ञान किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाने और उसे खरीदने के दम पर टिका है। जब तक गरीबी है, बेबसी है, मजबूरी है, पैसे और पावर के दम पर टिका व्यवहारिक ज्ञान हमेशा जीतेगा। वो कम से कम खुद के लिए तो ये तय कर सकती है कि उसे इंसानियत का दामन थामे रखना है। अतुल, जो वहीं बैठे बैठे अखबार ताने उन दोनों की बात सुन रहे थे, उसको इस तरह बैठकर चिंता मगन देखकर हंसते हुए बोले, दिखा दी ना इंसानियत। अब तुम खुद काम करो और वैशाली मैडम सैर करें। अतुल के वाक्य से उसके अंदर दबा मलबा गुस्से में बदल गया। हाँ हाँ, तुम भी यही कहो, पर देख लेना, यहाँ का गलत वहाँ सही सिद्ध होगा। वहाँ के नियम कानून।
उसका बड़बड़ाना सुनकर एक बार फिर अतुल ने खबरों की दुनिया में डुबकी लगा दी। मानवीयता और करुणा का संदेश देती हुई वंदना वाजपेयी जी की ये कहानी उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।